चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि संविधान के दायित्व क्या थे, संविधान के बनाने की प्रक्रिया क्या थी। बस हमारे 2-3 टॉपिक रह गए थे जिसमें मैंने बताया था कि हम इसको एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी डायरेक्टली कोई नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम 11th की बात करें तो 11th में क्वेश्चन आता है कि संविधान के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा और ये मोस्टली पूछा जाता है। आपको सारी चीज़ें तो 1 नंबर में मिल भी जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको 4 नंबर में आती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा संविधान के क्या कार्य हैं। संविधान समझ में आगे क्या होता है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, सब समझ में आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि संविधान के कार्य क्या होते हैं, संविधान क्या करता है। तो सिंपल से अगर हम बात करें, संविधान नियमों तथा कानूनों को समाज में लागू करता है। समाज में लागू करता है, आप ये कह लो कि ये लागू करने का प्रावधान देता है, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, लागू करने का प्रावधान देता है, ये भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी कार्यपालिका, इसका एक कार्य होता है नियम और कानूनों को समाज में लागू करना, वो लागू करती है। सुना गया। लेकिन कार्यपालिका को बनाया भी किसके आधार पर गया है, संविधान के आधार पर गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियम कानूनों का वो समूह उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर समाज के अंतर्गत समन्वय स्थापित कर सके। समन्वय का मतलब क्या होता है? अब देखो, समन्वय का मतलब होता है समाज के अंतर्गत एक तरीके से संतुलन बनाए रखना। अब संतुलन किन के बीच में बनेगा? तो हमें पता है एक अधिकारी या कह लो कि राज्य और वर्सेस नागरिक, यानी कि नागरिक, जनता। अब कभी कभी आपने देखा होगा किसी न किसी मामले को लेकर सरकार और नागरिकों के बीच में भी या अधिकारियों और नागरिकों के बीच में बहसबाजी जाती है। तो संविधान ने ये बात बिल्कुल कही है कि भाई दोनों के लिए बीच में एक संतुलन बनाया जाए, संतुलन बनाया जाए ताकि समाज के अंतर्गत संतुलन की व्यवस्था रहे और समाज शांति के आधार पर संचालित हो। बात समझ आ रही है? समाज के अंतर्गत शांति की रूपरेखा बनी रहे। ठीक है, तो पहला काम तो समझ में आ गया होगा कि वो संविधान का नियमों का और कानूनों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर समाज के अंतर्गत नियमों और कानूनों को लागू किया जाता है। बात समझ में आ गई बात? यानी साधारण शब्दों में ये कह लो कि समाज के अंतर्गत संतुलन स्थापित करता है। किसके बीच में? सत्ता के बीच में, राज्य के बीच में और जनता के बीच में। समझ में आ गई बात? क्योंकि कभी कभी टकराव देखने को मिलता है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, सरकार ऐसे कार्य कर देती है, सरकार ऐसे कानून ले आती है जिससे नागरिक का अधिकार छीन हो जाए, कुछ ऐसे कानून भी लेकर आती है। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था ही कर दी गई है कि सरकार अपने कार्य क्षेत्र में काम करे और नागरिक अपने कार्य क्षेत्र में काम करे। वो मतलब है कि विशेष अवस्था के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की तुलना में अधिकतर अधिकार प्राप्त है। इसलिए भी है क्योंकि राज्य को पूरे देश का संचालन करना है। समझ में आगे बात? राज्य को पूरे देश का संचालन करना है, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा अधिकारी प्राप्त है। बात समझ में आगे बात? चलिए अब बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। एक तो समझ में आ गया, आपको सारी चीजें नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नोट्स मिल जाएंगी। अगला है संविधान राज्य पर सीमा लगाता है। सीमा लगाता है। अब सीमा मतलब यहां पे होती है एक लिमिट, कह सकते हैं कि एक लिमिट इंपोज करता है। अब लिमिट इंपोज करने का मतलब क्या है, अब ये समझिए। यानी सरकार की कुछ सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन है जिसके आधार पर चीजों को या अपने काम को कर सकता है। वो लिमिटेशन कैसे दी गई है? तो आपको पता होगा कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये सरकार के कार्यों पर सीमा लगाते हैं या उनकी शक्तियों पर सीमा लगाते हैं। सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे, यानी इनको वायलेट करे, इनको उल्लंघन करे। बात समझ गई? सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो मौलिक अधिकारों को सरकार की एक सीमा के रूप में देखा सकता है कि सरकार ने जहां संविधान के अंतर्गत राज्य को नागरिक की तुलना में अधिकतर अधिकार दिए हैं, तो वही राज्य की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की हैं, सीमा के बाद कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। तो मौलिक अधिकारों को एक सीमा के रूप में देखा जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो एक आर्टिकल 13 क्लोज 2, आर्टिकल 30 क्लोज 2 क्या है? ये बेटा एक ऐसा अधिकार है कि संविधान की पुनर्व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, एससी को है। तो अगर मान लो सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि जो किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी मौलिक अधिकारों को वायलेट कर रहा है, तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी पुनर्व्याख्या, यानी उसको रिव्यू कर सकता है। क्या करेगा? उसको रिव्यू कर सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वो उस कानून को रद्द कर सकता है।
बात समझ में आ गई। तो ये अधिकार है एक। तो आगे हम पढ़ेंगे सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सेकंड चैप्टर आपका मौलिक अधिकार के बारे में है, तो हम वहां चीजों को समझेंगे। बात समझ में आ गई बात। बस अभी यहाँ पे ये समझना है कि सरकार की शक्तियों पर कुछ ना कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो संविधान है, संविधान वो नियम मुहैया कराएगा, वो नियम तथा कानून कह लो या प्रावधान कह लो, वो नियम प्रावधान उपलब्ध कराएगा जिसके आधार पर सरकार का निर्माण किया जाएगा। सरकार का निर्माण किया जाएगा। बात समझ में आ गई बात। तो सरकार मतलब ये कह लो कि संविधान नियमों और कानूनों को एक संरचना देती है जिसके आधार पर सरकार का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही साथ संविधान ये भी बताती है, संविधान ये बताइए समाज के अंतर्गत निर्णय कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा, या साधारण शब्दों में कह लो कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। बात समझ में आ गई बात। संविधान ये भी प्रूफ कराएगा कि भैया संविधान के अंतर्गत ये व्याख्या कर रखी सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे हमें पता था कि भाई हमने लास्ट क्लास में और इसी क्लास के अंदर हमने बहुत सारी बात कर रखी कि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, जिसका एक काम क्या था, चुनाव कराना। तो चुनाव किस बिहाफ पे कराए जाएंगे, इस बात की व्याख्या भी किसने बोला है, संविधान ने कहा है। बात समझ में आ गई बात। संविधान ने इस बात की व्याख्या कर रखी कि भारत के अंतर्गत चुनाव कराए जाएंगे, उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, और किस आधारों पर इन सभी क्रियाओं को संचालित की जाएगी। तो ये थोड़ा कि आपका एक बेस पॉइंट होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं तो अगले कार्य की तरफ, ठीक है। संविधान राज्य को कुछ कर्तव्य देता है, राज्य को कुछ कर्तव्य मुहैया कराता है। अब ये कर्तव्य क्या है, जिसे हम राजनीति निर्देशित भी कहते हैं, इसको संविधान की विशेषता भी कह सकते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। बात समझ में आ गई बात। तो इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं इंग्लिश में। और यहीं से एक नंबर का मतलब एक नंबर कह रहा हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे वाली क्लासेस में, जबकि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे बात करेंगे कि चीजें क्या थी। समझ आ गई बात। तो एक आपका अधिकार ये होगी, सरकार राज्य को कुछ कर्तव्य देता है, संविधान जो होता है वो राज्य को कुछ कर्तव्य देता है कि राज्य के क्या अपने कर्तव्य होंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी में ही जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये संविधान का एक काम और देख लो, संविधान एक काम और करता है। संविधान समाज के अंतर्गत शांति स्थापित करना तथा नागरिक एवं सरकारों के कार्य क्षेत्र की व्यवस्था करता है। कार्य क्षेत्र का मतलब है कि आप किस लिमिट तक, किस क्षेत्र तक जाकर काम कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें आपके अंडर में होंगी, क्या क्या अधिकार आपके अंडर में होंगे। बात समझ में आ गई बात। तो ये नॉर्मली चीजें हैं, तो इसको तो आप नॉर्मली ये बस यहाँ से डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन आते हैं आपको नोट पर दे दिए गए 4-5 का, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आपकी चीजें समझ में आ जाएंगे। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा डाउट क्लियर कर दूंगा, एक डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आपको वहाँ बता देंगे। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज आपको लिखी फॉर्म में मिल जाएंगी। लेकिन बात क्या है कि रट्टाफिकेशन, जैसे कि अभी हाँ आजकल के हमारे क्या है, हम रट्टा मारते हैं, तो रट्टाफिकेशन ज्यादा तक आप याद नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई बात। चीजों को अगर आप समझ के पढ़ोगे, थोड़े लंबे समय तक याद रखोगे, समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई बात। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आगे सारी चीजें कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में भी, ठीक है। क्योंकि आज आप कर लोगे, आप 11th में हो, लेकिन 12th में आना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, तो वहां पर सारी चीजें नहीं कर पाओगे आप। बात समझ में आ गई। चलिए आज हमारा टॉपिक हो संविधान की विशेषताएं। देखो अब संविधान के कार्य में बात कर ली, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की क्या क्या खूबियां हैं, क्योंकि विशेषता इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या महत्वता है, क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में बात करें। देखो संविधान की बहुत सारी खूबियां हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ मेजर है वो हम बात करते हैं। पहला, अगर हम पहले बात करें तो पहली खूबी तो यही है कि भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। क्या है, एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, हाँ।
कहानी क्या है कि भारत के अंतर्गत जो भी नियम कानून बनाए गए, हमने लास्ट में पढ़ी थी, लगभग वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो बात समझ में आ गई। ये हमारी जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये सब लिखित फॉर्मेट में, यानी ये सब लिखित रूप में। तो पहली फीचर्स तो ये होगी कि भारत के संविधान जो है वो लिखित फॉर्म में, बाकी देशों में इतना बड़ा संविधान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लिखित संविधान है, इसलिए आप देखोगे। और इसको जीवांत भी, क्योंकि आप एक चैप्टर आएगा क्या संविधान एक जीवांत दस्तावेज है, तो वहां बात करेंगे। जीवांत का मतलब होता है जो लगातार गतिशील हो, यानी परिवर्तित होती रहे। तो कहानी क्या है कि समय अनुसार संविधान में परिवर्तन भी किया है, इसलिए देखो इतने लंबे समय तक हमने अभी तक इसी संविधान को अपनाया। बाकी अन्य देशों की बात कर लें, अगर हम नेपाल की बात करें, उन्होंने 2-3 बार अपना संविधान बदला है। ठीक है, चाइना की बात करें तो 2 बार संविधान बदला है। तो देखो ऐसे बहुत से देश आए हैं जिन्होंने संविधान में परिवर्तन लगातार या उसको पूरा चेंज कर दिया है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमने यहाँ पर संशोधन किया है समय अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमने इसमें नए नए कानूनों को शामिल करते गए ताकि व्यवस्था थोड़ी इजी होती जाए। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज तो आपकी हो जाएगी कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डॉट बाई लिखित फॉर्मेट में, आपको सब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये इधर, ठीक, थोड़ी सी टिकड़ी हो गई है ना, तो ये सीधी कर लेते हैं लाइन को। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींचते हैं सीधी, ठीक। अब चलिए दूसरी, अब देखो दूसरी विशेषता क्या है, हमने पढ़ी लिखित संविधान है, तो बेटा ये कठोर भी संविधान भी है, इसका स्वरूप है कठोर भी है तथा लचीला भी है। अब कठोर लचीले से मतलब क्या है, मतलब संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें आप आसानी पूर्वक संशोधन कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है। बस समझिए, संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए जिसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, यानी संविधान के वो सही प्रावधान जिसमें आप आसानी पूर्वक परिवर्तन कर सकते हैं, वो आपका संविधान का लचीला रूप होगा। बात समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जहां पर आप आसानी पूर्वक संशोधन नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात। यानी संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जहां पर आसानी पर संशोधन नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई बात। तो उस वो क्या होगा, संविधान का कठोर रूप होगा। जैसे अगर हम बात कर लें, पहला एक आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये एक ऐसा कानून है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जो संविधान में परिवर्तन करना हो, मैं आगे बात। तो ये भी क्या है, इसको आसानी पूर्वक आप लागू कर ही नहीं सकते, आसानी पूर्वक लागू नहीं हो सकता। ऐसे अगर राष्ट्रपति के हटाएं तो ऐसे कुछ मामले हैं जहां पर आप आसानी पूर्वक संशोधन नहीं कर सकते। बाकी सारे मामलों में से कोई नॉर्मल कानून बनाना हो, वित्तीय वाली बात हो गई, और कोई सामान्य कानून बनाना हो, तो उसके लिए सामान्य कानून के लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि मैं आपको स्पेशल क्लास से पढ़ा दूंगा कि विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी तीसरी विशेषता के साथ। ठीक है, भारत के अंतर्गत क्या किया गया है, यहां पर आप एक चीज जान सकते हैं, ये लिख लो कि भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता को अपनाया गया है। अब ये क्या एकल नागरिकता, तो बेटा अगर हम एग्जांपल लेते हैं अमेरिका, तो आपने पढ़ा हो कि अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, दोहरी नागरिकता है। अभी एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया में हम दिल्ली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब देखो, एक तो इंडिया, ये तो हमारा देश, और एक स्टेट हमारा दिल्ली। तो अगर मान लो मुझे एक इंडिया की नागरिकता मिले, सिटीजनशिप एक इंडिया की मिले और एक दिल्ली की मिले, तो ये मेरी होती है डुअल सिटीजनशिप, यानी मुझे स्टेट की भी नागरिकता है और नेशंस की भी नागरिकता है। तो ये जो व्यवस्था है वो अमेरिका में अपनाई गई है। अमेरिका के अंतर्गत स्टेट एंड नेशन, यानी यूनियन, नेशन कह लो, सेंट्रल कह लो, यहाँ पे दो नागरिकता, एक तो अमेरिकी नागरिकता मिलेगी और एक जिस राज्य से वो होगा उसकी नागरिकता मिलेगी। बात समझ में आ गई बात। लेकिन भारत के अंदर क्या किया गया, भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया, जहां पर केवल सिंगल सिटीजनशिप है। आप क्या, आपने कभी सुना है क्या आपने बोला हो कि भैया मैं दिल्ली का भी नागरिकता हूं और हम सीधा बोलते हैं हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो हमारे पास एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला
अगला हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली। क्या बात करते हैं? जो भारत की व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अब संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली वो प्रणाली जहां पर नियमों तथा कानूनों का निर्माण करने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, यहां पर जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो कहां किसके तहत बनाए जाएंगे? संसद के तहत बनाए जाएंगे। यानी कि जितने भी नियम कानून होंगे उसको बनाने का अधिकार संसद का होगा, जहां पर दो सभाएं होती हैं, आपने सुना होगा, राज्यसभा और लोकसभा। यानी भारत के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद के अंदर दो सभाएं होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहीं से कानून पास होकर निकलते हैं। बस में आगे तो भारत के अंतर्गत संसदीय प्रणाली का स्वरूप बनाया गया है, जहां पर नियम और कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? अगला ये एक वर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकृत। भारत के अंतर्गत संसद का स्वरूप, या कह लो कि भारत के अंदर व्यवस्था अपनाई गई है शासन का, वो विकेंद्रीकृत है। यानी यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन, यानी यहाँ पर अलग अलग स्तर के अंतर्गत अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, और अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो उसकी अलग शक्तियां हैं। बात समझ में आगे बात? तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पर किसी एक को अधिकार यानी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा करना ही विकेंद्रीकृत कहलाता है। जैसे अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल हमने सुना है राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक आपका आता है केंद्र सूची, संघ सूची से हम बोलते हैं। तो राज्य सूची में जो भी विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती में जो भी विषय होंगे उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी, और केंद्र सूची में जो विषय आएंगे उसके अंदर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होगा। बात समझ में आ गई बात? तो ये आपके कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, बाकी और भी विशेषताएं हैं जो आपको नोट्स में दे दी गई हैं ताकि आप समझ सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो नॉर्मली ये आपके अभी 11th का है, तो मैं भी आपके सामने इतना सारा कुछ नहीं देना चाहता कि आपको बर्डन लगे। ठीक है, इतना सारी चीजें इसमें आएंगी भी नहीं 11th में, इसको ये बेसिक है। ये तो ये आपके संविधान की विशेषताएं हैं जिसमें आप ये पढ़ सकते हो कि संविधान एक लिखित संविधान, ये सब मैंने आपको लिख के ग्रुप में दे रखा है ताकि आप इसको आराम से पढ़ लो। मैं आगे बात तो एक आपकी ये होगी, क्योंकि अभी चीज और भारत के अंतर्गत क्या किया गया है कि एक विशेषता ये भी कि भारत के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका, किसकी? स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमने पढ़ा है कि भारत के अंतर्गत जो न्यायालय व्यवस्था है, न्यायपालिका, भारत के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका, जहां पर स्वतंत्र होकर न्यायालय न्याय करती है। भारत के अंदर न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्याय की व्यवस्था क्या गई थी, और ये भी कहाँ किया गया था? संविधान के तर्ज पर अपनाया गया है। संविधान ने कहा है कि भारत के अंतर्गत समाज में न्याय करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। तो ये कुछ फैक्ट है। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको नोट्स में सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, जैसे कि आपकी संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के कार्य क्या है, ये आपका कार्य हो गया। इसको आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ऐसी चीजों की, और ये संविधान की विशेषताएं हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ अलग लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ की नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे, और इस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ताकि आप इस पर डिस्कशन कर सके और समझ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी अगर डेटा दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।